पाकिस्तान अपनी सालमियत की जंग लड़ रहा है। किसी की सियासत या शख्सियात पाकिस्तान से बालातर नहीं हो सकती, यानी कोई भी शख्स पाकिस्तान से बालातर नहीं है, ऊपर नहीं है। तर्जुमान पाक फौज का दो टुक पैगाम वाज़े कर दिया कि फौज किसी सियासी जमात से बात नहीं करती, ये काम गवर्नमेंट का है। बानी पीटीआई को डिक्टेटर करार देते हुए DGI-SPR ने कहा कि बेइख्तियार होने का बयानिया मज़ह का खेज है। वो तो इतना बाइख्तियार कर दिया था, ये उनकी जानिब से कहा गया। मजीद कहा कि हम तो सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कौम का बाप समझते हैं। ये हमारी सालमियत की जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये कोई शख्सियत किसी की सियासत इस पाकिस्तान से बड़ी नहीं। ये तो एक बड़ा मज़ा का खेज बयानिया है कि जी हम तो कोई फैसला ही नहीं करते, हम तो बेख्तियार हैं और ये सारे फैसले करते। डोंट इम्पोज योर पॉलिटिकल लव ऑन अस। वो जो उस वक्त की हुकूमत थी, वो जो उस वक्त लीडर था, जो कि अपनी पार्टी को एक एज ए बिल्कुल डिक्टेटर के तौर पर चलाता है। सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है, उस वक्त भी पूरी हुकूमत एक बंदे पर रिवॉल्व करती है। उस वक्त भी उनको था बातचीत करो, बातचीत करो, बातचीत करो, और वो जिस चीज के पीछे पड़ जाता है। और जो उस वक्त DGI थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। आप ये इदारे पे नहीं लगा सकते, ये शख्सियात का खेल था। भाई वो वजीर आजम था, वो बाख्तियार वजीर आजम था, जो बाद में कहता है मेरे पास तो इख्तियार ही क्यों नहीं था, फैसला नहीं करता। वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था कि उस वक्त तो जो आपका आर्मी चीफ है उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। इतना इख्तियार तो किसी वजीर आजम के पास नहीं था आज तक 1947 से कि वो किसी आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये एक नया कौम का बाप लेके आ गए, क्योंकि उनकी सियासत जो सी ये डिमांड करती। बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट। वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज। वो पॉलिटिकल पार्टीज ने बातचीत करनी गवर्नमेंट से करे। हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी। लेट मी एश्योर यू, आपकी जो हुकूमत है, जो रियासत है, उसके साथ पाकिस्तान के बाकी जितने इदारे हैं वो मुकम्मल हमांगी और लॉक स्टेप में चल रहे हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के जो तेल से मुतालिक बड़ा बयान दिया है, सबकी नजरें हैं, धुंध चढ़ती जा रही है यहाँ से चीजें जो है ना, विजिबिलिटी क्लियर होती जा रही है। वेनेजुएला की अबूरी अथॉरिटी 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देगी। तेल मार्केट में फरोख्त होगा और आमदनी इसकी जो है वो हमेशा की तरह अमेरिका के कंट्रोल में होगी। कहा ना कि धुंध जो है वो छटती जा रही है, विजिबिलिटी क्लियर होती जा रही है। सदर ट्रंप ने एनर्जी सेक्रेटरी को मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत की है और खबर एजेंसी के मुताबिक वेनेजुएला अमेरिका को माहिदे के तहत $2 अरब का असलहा भी फरोख्त करेगा। यानी कि मतलब वो खुद ही बेचेंगे, खुद ही पैसे आएंगे। तो वो कहते हैं अच्छी पॉलिसी, अच्छी सही जा रहा है, मतलब पांचों उंगलियां घी में होना, सर कढ़ाई में होना। तो आलमी मार्केट में इसके इफेक्ट बताते हैं, तेल की कीमतें गिरने से पड़ा है। इसकी तफसीलात हासिल करेंगे। वाशिंगटन में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे असफर इमाम, जो कि मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं। असफर, बताइएगा क्या डेवलपमेंट्स इस स्टोरी में? जी, अभी 2 या 3 दिन पहले ही फौजी कार्रवाई हुई वेनेजुएला के खिलाफ, और इस बारे में लोग कयास आराइयाँ कर रहे थे कि इसकी वजह क्या हो सकती है। लेकिन अब ये बात खुलकर सामने आ गई कि तेल का ही एक बड़ा मसला था, जो अमेरिका ने पाबंदी लगा रखी थी कि तेल की बरामदात वहाँ से ना हो। दुनिया के बड़े ज़खायर में से एक ज़ख़ीरा वेनेजुएला में है, और ये तो वेनेजुएला की हुकूमत ये तेल चाइना को फ़रोख्त कर रही थी, और बाज़ाब्ता ये डॉलर के बजाय युआन में फ़रोख्त हो रहा था। तो अब इस तेल पे अमेरिका का कब्जा होगा, इस बात के इम्कानात जाहिर किए जा रहे थे। अब ज़राए हमें बता रहे हैं कि अमेरिकी कंपनीज़ और वेनेजुएला की जो सरकारी ऑयल कंपनी है उनके दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत हुई है, और वो तेल अमेरिकी रिफाइनरीज़ के लिए आने वाला है। इस बात की खुद तस्दीक सदर ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में कर दी है, और उन्होंने कहा है कि ये तेल आलमी मार्केट के मुताबिक फ़रोख्त होगी, और इसकी आमदन पूरी तरह सदर अपने कंट्रोल में रखेंगे, और इससे अमेरिकी अवाम को फ़ायदा होगा। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि इस जंग की एक बुनियादी वजूहात में से एक अहम वजह यह भी थी कि इस वसी तेल के ज़खायर पर कब्ज़ा किया जाए, और इसके सबसे बड़े जो फ़वायद हैं वो ऑयल कंपनीज़ हैं, जो दुनिया भर में जो अपना एक असर रसूख रखती हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिकी इंतज़ामिया को ने भी ये सारी जो कार्रवाई की है वेनेजुएला के ख़िलाफ़, उसमें इन ऑयल कंपनी की ख्वाहिशात रखा गया है। तो असफर हम अपडेट कर रहे थे, और ये तमाम जो एपिसोड हुई महक, उसमें हुआ ही है कि आलमी सतह पर तेल की कीमतें और गिर गई हैं। और आपने देखा पाकिस्तान में भी जो है अभी 31 को हर महीने में 2 मरतबा ऑयल की जो प्राइसेस हैं उसको रिकन्सिडर किया जाता है, उसमें कमी या उसमें इजाफा किया जाता है या वहीं पर मेंटेन की जाती हैं। तो 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी आई थी। तो अब ये इसका इम्पैक्ट भी जो 15 तारीख तक तो यही कीमतें रहेंगी, तो 14 तारीख की रात को नोटिफिकेशन आएगा। देखना है कि पाकिस्तान पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी आवाम को शायद इससे कोई रिलीफ मिल जाए, एक अच्छी खबर मिल सकती है। तो अब जो है ये तमाम जो रुकावटें हैं वो दूर होती जा रही है। अमेरिका की वेनेजुएला तक रसाई हो गई है। तो अब
आगे इसी से मुतालिक हमारे इसी पास कुछ और stories हम भी हैं। मजीद रुकावटों का, अच्छा जब आपको कोई चैलेंज आता है लाइफ में, कोई रुकावट आती है, तो अगर आप हिम्मत और हौसले के साथ उसको फेस करते हैं तो कामयाबी आपकी होती है। ये तो एक लिखी बड़ी बात है। रुकावट कोई भी हो, आजमाइश कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, चाहे तनकीद के तीर आप पर बरसाए जाए, अगर हौसला आप नहीं हारेंगे तो यकीन करें कि आप जीत जाएंगे। आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, कामयाबी अपना रास्ता खुद बनाएगी। ऐसी ही मिसाल है पाकिस्तान के वुमेन्स अंडर 19 की बाहिम्मत कप्तान ईमान नसीर, जिन्हें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन उनके एतमाद में कोई कमी नहीं आई। वो डट के खड़ी रहीं, उन्होंने किसी की बात पे कान नहीं, ध्यान नहीं दिया। कान पे कोई जो है, जो कहते हैं ना कान पड़ी आवाज़ होती है, अगर आप उन पे ध्यान देना शुरू कर दें तो फिर आप कामयाबी की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बांग्लादेश में ही शिकस्त दी। उमर जी बिल्कुल, और सबसे खास बात यह कि अपने डेब्यू में ही प्लेयर ऑफ द मैच करार पाई थी। तो ईमान नसीर को किन मुश्किलात का सामना रहा, उन्होंने इसका किस तरीके से मुकाबला किया, वो आज समा की मेहमान बनी हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ईमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए अपना वक्त निकाला। सबसे पहले मैं यही आपसे बात करना चाहूँगा कि हम इन दिनों की बात करें ना, तो सोशल मीडिया पर काफ़ी आप पर तनकीद की गई, तो कुछ प्रेशर महसूस तो नहीं किया आपने, और उस सबको कैसे फेस किया, उससे आगे कैसे निकली, बताइएगा। आई डोंट केयर अबाउट दिस ऑल थिंग्स। मेरा जो फोकस है वो अपनी गेम पे और पाकिस्तान के लिए गेम जीतने में। मैंने तो ऐसे सच कुछ सुना नहीं, मेरे सुनने में नहीं आया। मैं तो जब भी सुना वो यही कि मेरे बाबा को या फिर सबको, फैमिली को कंग्रेचुलेशन ही कह रहे हैं, अप्रिशिएट ही कर रहे हैं। तो मैंने इस तरह की कोई बात, चलो दैट्स रियली वेरी ग्रेट कि आपने जो है वो लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया, और देना भी नहीं चाहिए। अच्छा ईमान, आपका ताल्लुक मरी से है, हम सब जानते हैं कि वहाँ पर खेलों के लिए ख़वातीन को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, इतना उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम के तौर पे हम इसे जानते हैं, इसमें दिलचस्पी कैसे पैदा हुई, सिलेक्शन कैसे हुई आपकी? बिल्कुल, मुझे जो है क्रिकेट का शौक बचपन से बहुत ज़्यादा था। मैं देखती भी थी, मेरा भाई देखता था तो मैं उसके साथ बैठ के देखती थी। इसी तरह जब वो खेलता था तो जाके मैं उसके साथ खेलती थी। तो उस वजह से मुझे शौक बहुत ज़्यादा था, और सीखना, उससे मैंने हर चीज़ सीखी थी। हालांकि मैं इतना मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेशनल लेवल पे इसको खेलूँगी, लेकिन फिर भी मुझे शौक इतना था कि मैं कोई भी ना हो, मैं अकेले भी जाके खेलती रहती थी, अपने साथ ही खेलती रहती थी। तो उसके बाद जब मेरे भाई ने मुझे बताया था कि इस तरह ट्रायल्स वगैरह आएंगे, तो उसमें जो है जाके हम लोग तुम्हारी में ट्रायल्स देंगे हम लोग। तो ट्रायल्स जब मैंने दिए थे उसमें मेरी सिलेक्शन हुई, तो उसमें मुझे स्कॉलरशिप मिली, और आगे जाके जब मज़ीद पीसीबी के ट्रायल्स हुए, उनमें सिलेक्शन हुई, मैचेस वगैरह में स्कोर हुआ, तो मेरे कोचेस थे जिन्होंने मेरा नाम आगे रिकमेंड करना शुरू किया कि ये बच्ची जो है वो पाकिस्तान के लिए खेल सकती है। तो इस तरह से फिर प्रोफेशनल। ज़बरदस्त, भाई को भी बहुत क्रेडिट है अभी। अच्छा, क्रिकेट ईमान आसान खेल नहीं है, तो हमारे माशरे की बात कीजिए तो ख़वातीन को ज़्यादा सपोर्ट इस गेम में नहीं मिलती। आपने अभी जिक्र किया, भाई ने सपोर्ट किया, बाकी फैमिली की सपोर्ट कैसी थी? जी बिल्कुल, ताल्लुक़ तो हमारा मरीज से है, लेकिन हम लोग रहते यहीं पर थे। तो बाबा की थोड़ी बहुत सोच वो उस तरह से थी कि किस तरह बाकी रिलेटिव्स क्या कहेंगे और लोग क्या बातें करेंगे, लेकिन ये था कि मुझे शौक़ था और मेरे भाई ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो फिर जब सिलेक्शन हो गई और पता लगा कि अच्छा खेल लेती हूँ, तो फिर बाबा ने भी सपोर्ट किया था। हमारी अगर फैमिली में देखा जाए, जो कज़न्स वगैरह हैं, उसमें तो जितनी भी थी, मेरी फूफो थी, खाला थी, उन्होंने जब भी उन्होंने सुना वो अप्रिशिएट ही किया, और मेरे मामा पापा को मुबारकबाद दी थी। तो इतना उस तरह से मुझे नहीं फेस। सही, ठीक। अच्छा ईमान, मुझे ये बताएं कि क्रिकेट में आइडियल कौन है आपका? किस खिलाड़ी को आप आइडियलाइज करती हैं, अपना आइडियल समझती हैं? ओवरऑल मेरे मैं जिनको फॉलो करती हूँ वो एबी डिविलियर्स हैं, उनकी गेम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनकी तरह बनना चाहती हूँ। पाकिस्तानी टीम में जो बाबर आजम है, उनकी गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और मैं जब भी वो मैचेस वगैरह खेल रहे होते तो मैं उनको देखती हूँ किस तरह वो बैटिंग करते हैं, और अपनी गेम बहुत एक अच्छे प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, तो मैं उन चीज़ को भी अप्लाई करने की कोशिश। सही ईमान, बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, और विश यू गुड लक आपके मुस्तकबिल के लिए। आप अपना और इस मुल्क का, अपनी फैमिली का नाम रोशन कर। सलाम अभी इन भाई को मैं ही कह लगी थी कि भाई को भी क्रेडिट जाता है भाई, उनको भी हम कांग्रेचुलेशंस भी कहेंगे और थैंक यू भी कहेंगे कि आपने बहन को सपोर्ट किया। उमर, मुझे लगता है आपकी फैमिली में कोई ना कोई एक मेल मेंबर ऐसा जरूर होता है, आपके अब्बा हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, इवन आपके शौहर भी हो सकते हैं, एंड समटाइम्स आपका बेटा भी हो सकता है जो कि आपको सपोर्ट करता है। बिल्कुल ठीक।